जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट के बारे में, जिसका हाल ही में पेपर होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ आपके अपने चैनल जीवन क्लासेस में। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। So before start the video, make sure that hit the subscribe button, press that bell notification so that we'll get all the notification from this channel. So let's begin. First देख लेते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन की परिभाषा क्या होती है। तो वो क्वेश्चन इस तरीके से आपसे मालूम कर सकता है कि व्हाट इज डिफाइंड कम्युनिकेशन, या फिर राइट द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। वो किसी तरीके से भी किसी भी लैंग्वेज में आपसे मालूम कर सकता है, लेकिन आपको कम्युनिकेशन को ही डिफाइन करना है, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देनी है। और किस तरीके से डेफिनेशन देनी है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग, या बोल सकते हैं हम शेयरिंग इंफॉर्मेशन, न्यूज, आइडियाज एटसेट्रा विद समबडी। मतलब ये है कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है, शेयर किया जाता है। और कौन सी इंफॉर्मेशन को? जैसे न्यूज हो सकती है, आइडियाज हो सकता है, ठीक है, या कोई भी नोटिस हो सकता है एटसेट्रा, विद समबडी, किसी अदर पर्सन के साथ, किसी दूसरे के साथ उसको शेयर किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब देख लीजिएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बिटवीन, यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो किसके बीच होता है? सेम रैंक पीपल इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। देखिएगा सेम रैंक वाले पीपल को हम किस तरीके से कह सकते हैं, किस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं। मान लो कोई लेक्चरर है और वो लेक्चरर दूसरे वाले लेक्चरर से क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, किसी इंफॉर्मेशन के बारे में उसको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, बता रहा है, तो हम उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। मतलब उसकी पोस्ट भी लेक्चरर की है और दूसरे की पोस्ट भी क्या है, लेक्चरर की, यानी कि सेम रैंक पीपल है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहेंगे। नेक्स्ट है वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब देखिएगा वर्टिकल कम्युनिकेशन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है अपवर्ड कम्युनिकेशन और सेकंड है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो जूनियर है वो अपने सीनियर से अगर बात करे तो उसको कहते हैं हम अपवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि व्हेन ए जूनियर एम्प्लॉय टॉक टू हिज सीनियर देन द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड वर्टिकल। क्लियर है? और वर्टिकल में कौन सा होगा? अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, यानी कि कम्युनिकेशन पोस्ट से डाउन की तरफ चलता है, यानी कि सीनियर जो है अपने जूनियर से अगर बात करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन ए सीनियर और ए हायर रैंक एम्प्लॉय टॉक टू ए जूनियर देन इट इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अगर कोई सीनियर या हाई रैंकर एम्प्लॉयज अपने जूनियर से बात करता है, अपने जूनियर के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। आइए फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ये हमने सीनियर का बॉक्स दिखाया है और ये जूनियर का बॉक्स है। अगर यहां से जूनियर से सीनियर की तरफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है तो उसको बोलते हैं अपवर्ड, और सीनियर से अगर जूनियर की तरफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है तो उसको बोलते हैं हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है नाउन। अब देख लीजिएगा नाउन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे डिफाइन नाउन, राइट द डेफिनेशन ऑफ नाउन, और डिफाइन काइंड्स ऑफ नाउन। तो आइए देख लेते हैं नाउन क्या होता है, ठीक है। हिंदी में जो संज्ञा बोलते हैं। तो पहले तो मैं आपको वो डेफिनेशन बता दूं जो सभी बच्चे पहले से लिखते हुए आए हैं। नाउन की क्या डेफिनेशन होती है? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये डेफिनेशन हम पहले से ही लिखते हुए आते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन आगे जाकर के इनकम्प्लीट मानी जाती है। इसलिए आप लिखिएगा ए नाउन इज ए वर्ड यूज एज द नेम ऑफ एनीथिंग।
नाउन क्या है? वह वर्ड है, एक वर्ड है जो किसी के भी नाम के लिए यूज किया जाता है। किसी का भी नाम हो सकता है। आपने डेफिनेशन में पहले कहा पर्सन, प्लेस और थिंग, तीन चीजों का नाम लिया, लेकिन यहां पर बोला जा रहा है कि एनीथिंग, किसी के नेम के लिए भी यूज किया जा सकता है, वही हमारे पास क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन यहां पर 5 टाइप्स के दिखाए गए हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कहने का मतलब यह है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है? कुछ पर्टिकुलर पर्सन का या प्लेस का, जगह का नाम हो सकता है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, राम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, दिल्ली किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, एटसेट्रा। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? इन नाउन शोज द कास्ट एंड क्लास। वह नाउन जो जाति और वर्ग को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, बर्ड। चिड़िया कई सारी होती हैं, कई प्रजातियों की होती है, लेकिन उसको बर्ड यानी कि चिड़िया ही कहा जाएगा। बुक है, बुक के नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन उसको एक बुक ही कहा जाएगा। बॉयज अलग अलग नाम के होते हैं, लेकिन उसको एक बॉयज के वर्ग में, कैटेगरी में ही उसको रखा जाएगा, एटसेट्रा। इस तरीके से जो भी है वो कॉमन नाउन में आते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? इन नाउन दैट शो कलेक्शन, यानी कि ग्रुप भी हम इसको बोल सकते हैं। ए नाउन दैट शोज कलेक्शन या ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कहने का मतलब यह है कि वह नाउन जो ग्रुप को दर्शाता है, ग्रुप को दिखाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे आर्मी, आर्मी का एक ग्रुप होता है। आर्मी किसी हम एक पर्सन को नहीं बोलेंगे, पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रुप को बोलेंगे। तो उसको क्या, कहां पर आएगा? वो कलेक्टिव नाउन में आएगा। एक पुलिस, अब देखिएगा पुलिस क्या है? एक ग्रुप है, समूह है, तो उसको बोलेंगे हम कलेक्टिव नाउन। टीम, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हम टीम नहीं कह सकते। जिस क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं तो उसको पूरी टीम माना जाता है, तो ये किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन में आएगा, एटसेट्रा। मटेरियल नाउन क्या होता है? ए नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड। मटेरियल नाउन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि यह है वह नाउन है जिसको मापा जा सकता है और तोला जा सकता है, यानी कि उसका वेट किया जा सकता है, लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि मिल्क, तो मिल्क को हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। शुगर को हम मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते। तो ये किस में आएंगे? मटेरियल नाउन में आएंगे। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ए नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच बट कैन बी फील इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहने का मतलब यह है ए नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन, ना तो हम उसको देख सकते हैं, नॉर बी टच, और ना ही हम उसको छू सकते हैं, ना ही हम उसको टच कर सकते हैं, बट लेकिन कैन बी फील, हम उसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, और उसको क्या कहते हैं? हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे हीट, किसी बॉक्स को हमने गर्म किया तो हम उसको ना तो हम देख सकते हैं, हमको देखने से पता नहीं चलेगा कि वो गर्म है या ठंडा है, लेकिन जैसे हम उसको टच करेंगे तो हमको क्या पता लग जाएगा कि वो गर्म है, यानी कि उसको फील करेंगे। हम उस ऑब्जेक्ट को तो टच कर सकते हैं, लेकिन जो हीट है उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको केवल हम फील कर सकते हैं। तो ये हीट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। चाइल्डहुड, आपका बचपना, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम उसको टच कर सकते, केवल हमने बचपने का एहसास किया है। लव, ना ही हम उसको देख सकते हैं और ना ही हम उसको टच कर सकते हैं, लेकिन हां हम उसको फील कर सकते हैं। तो वो किस में आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। यहां से इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन वो मालूम कर सकता है आपसे, कॉमन नाउन की डेफिनेशन मालूम कर सकता है, और एक ही क्वेश्चन में दो डेफिनेशन को भी वो डाल सकता है कि डिफाइन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, या फिर डिफाइन प्रॉपर नाउन एंड मटेरियल नाउन, कुछ भी वो डाल सकता है, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है वर्ब, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्रिया।
अब क्रिया क्या है देख लेते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट ए पर्सन और ए थिंग डज। क्या कह रहा है कि वर्ब एक वह शब्द है जो हमें बताता है कि जो पर्सन है वो कर क्या रहा है। जैसा एग्जाम्पल में प्ले, वॉक, यानी कि जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं वो खेल रहा है या फिर वॉक कर रहा है, यानी कि उस पर्सन के बारे में बता रहा है। जैसे हिंदी में हम इसको कह सकते हैं जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में कुछ बताए उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। फर्स्ट आता है इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसको हम हिंदी में अकर्मक क्रिया। देखिएगा यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप हिंदी में आराम से समझिएगा। वीडियो को आप पॉज करके लिख भी सकते हैं, धीरे धीरे वीडियो को देखिएगा, आप लिख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी यहां पर कंफ्यूजन है तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको दोबारा से देखने में परेशानी ना हो। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो देख लेते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया हम इसको बोलते हैं। ए वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या कहते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब हम उसको बोलेंगे। कहने का मतलब यह है कि वे वर्ब जिनके कार्य का प्रभाव उनके सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है, क्या कहलाता है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, वे वर्ब जिनके कार्य का प्रभाव उनके सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है। इस डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं, ए वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है टू मेक सेंस, सेंस बनाने के लिए, बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ, लेकिन वो क्या करती हैं? अपने आप में गुड सेंस बना लेती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे शिवानी लाफ, ठीक है, यानी कि लाफ जो है एक वर्ब है और उसको किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, उसने इस सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से बना लिया है, तो इसी को हम बोलते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट है ट्रांसिटिव वर्ब। अब ट्रांसिटिव वर्ब को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में सकर्मक क्रिया भी बोलते हैं। यह था अकर्मक और इसे बोलते हैं हम सकर्मक क्रिया। ए वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, वह क्रिया जिसको एक कंप्लीट सेंस यानी कंप्लीट तरीके से सेंटेंस का अर्थ बनाने में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती ही है, उसको क्या बोलेंगे हम? सकर्मक या ट्रांसिटिव वर्ब उसको बोलेंगे। जैसे ही सोल्ड ए हाउस, सोल्ड क्या है? इसमें क्रिया है। अब ही ए हाउस और क्या कर रहा है वो? सोल्ड, ठीक है, तो ये जो है ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी। नेक्स्ट आता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं संयोजक क्रिया। लिख लीजिएगा, हिंदी में बोलते हैं संयोजक क्रिया। ए लिंकिंग वर्ब टेल्स अस, संयोजक क्रिया हमें यह बताती है व्हाट इट्स सब्जेक्ट इज, सो इट इज कॉल्ड द वर्ब ऑफ बीइंग। कहने मतलब यह है कि जो लिंकिंग वर्ब है, जो संयोजक क्रिया है, वह हमको यह बताती है कि सब्जेक्ट क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। जैसा एग्जाम्पल में दिखाया गया है, ही इज ए डॉक्टर, इज यहां पर क्या है? लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, वह एक डॉक्टर है। अगर हम यहां से इज हटा दें तो वह है एक, लेकिन डॉक्टर है या था, वो उसकी पोजीशन को वहां पर बता रहा है। तो यहां पे क्या है? ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब आर हेल्पिंग वर्ब दैट आर यूज्ड टू असिस्ट द मेन वर्ब टू फॉर्म ए कंप्लीट सेंटेंस।
कहने का मतलब यह है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, सहायक क्रिया होती है। जब कोई वर्ब अकेले प्रयोग न होकर किसी अन्य वर्ब के साथ प्रयोग हो, जब कोई वर्ब अकेले प्रयोग न होकर किसी अन्य वर्ब के साथ प्रयोग हो तथा कोई टेंस बनाने में, कोई सेंटेंस बनाने में उसकी सहायता करे, तब ऐसी वर्ब को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। जैसे ही इज रीडिंग ए बुक, ये इज है ये रीडिंग के साथ में लगा हुआ है, तो ये क्या होगी, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगी। कौन सी, इज। नेक्स्ट है, अब देखिएगा ऑक्सिलरी वर्ब को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती है, बी, हैव और डू, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है, कैन, कुड, मे और माइट। लेकिन ये दोनों नहीं मालूम की जाती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब तक ही हम देखते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एडजेक्टिव विश्लेषण। यहां से क्वेश्चन मालूम किया ही जाता है, जैसे डिफाइन एडजेक्टिव, टाइप ऑफ एडजेक्टिव, इस तरीके से। तो देख लेते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। वह शब्द जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव या विशेषण, जिसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण, कहलाता है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार। फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्या होता है, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। कहने का मतलब यह है कि जो एडजेक्टिव है वह क्वालिटी को बताता है, और किसी क्वालिटी को बताता है, पर्सन की या किसी वस्तु की क्वालिटी को बताता है। यानी कि जो शब्द किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की गुणवत्ता अथवा दशा का बोध कराता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। और गुणवाचक विशेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे द काउ इज ब्लैक, गाय काली है, तो क्या बता रहा है, गाय का रंग बता रहा है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल देख लेते हैं। गोविंद इज एन ओल्ड मैन, यानी कि बूढ़ा आदमी, तो वो उसके गुण को बता रहा है, उसकी दशा को बता रहा है, तो ये किस में आएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या आता है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, दिस डिस्क्राइब ए थिंग बाय रेफरिंग टू प्रॉपर नाउन। कहने का मतलब यह है कि जो शब्द प्रॉपर नाउन से बनकर अन्य नाउन की विशेषता बताता है, प्रॉपर नाउन से खुद बनता है और अन्य नाउन की वो विशेषता बताता है, तो वह क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमने कहा जापानीज बुक्स आर इंटरेस्टिंग, जापानीज बुक्स जो है वो क्या है, इंटरेस्टिंग है। इंडियन सोल्जर आर ब्रेव, तो इसमें भी क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। देखते हैं, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल अस हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ए थिंग इज मीट। कहने का मतलब यह है कि एडजेक्टिव क्वांटिटी हमें यह बताता है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ए थिंग, यानी कि उस वस्तु की क्वांटिटी कितनी है, हमें यह बताता है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, इनफ, कहते हैं ना कि मतलब इनफ काफी है, सम कुछ, ठीक है। इस तरीके से जो शब्द किसी नाउन की क्वालिटी यानी कि मात्रा बताकर उसकी व्यापकता को सीमित कर देता है, जैसे कि उसकी जो व्यापकता है यानी कि उसकी जो बढ़ोतरी होती जा रही है उसको रोक देता है। कहते हैं ना कि मतलब बस बहुत हुआ, तो वो उसको वहीं पर रोकना चाह रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे हमने कहा आई वांट सम वाटर, मुझे कुछ वाटर चाहिए, यानी कि उसने उसको उसकी व्यापकता को सीमित कर दिया, कुछ। वी नीड ए लिटिल रेस्ट, इसमें क्या कह रहा है, हमको लिटिल रेस्ट में तो थोड़े आराम की जरूरत है, तो उसने क्या कहा, थोड़े, यानी कि उसको भी उसने सीमित कर दिया है, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर,
यह हम बोल सकते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव। क्या बोल सकते हैं? न्यूमेरल एडजेक्टिव भी हम इसको बोल सकते हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। एन एडजेक्टिव नंबर्स टेल्स अस हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीन्ट। मतलब क्या है? 1 2 3 या फिर फ्यूज। ठीक है, जिन शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या, यानी कि फ्यू का मतलब है कुछ, 2 का मतलब 2 होता है, 1 का मतलब तो एक ही है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर यहां पर मिल जाता है। जिन शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या, क्रम या गुणे का बोध होता है, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो हम उसको क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरिक एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। ठीक है, न्यूमेरल। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग। जो शब्द अपने नाउन की ओर संकेत करके उसकी व्यापकता को सीमित कर दे, मतलब नाउन की ओर संकेत करके, ठीक है, वह शब्द जो अपने नाउन की ओर संकेत करके उसकी व्यापकता को सीमित कर देता है, तो वे क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? संकेतवाचक विशेषण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसा एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। दिस बॉक्स इज वेरी हैवी। क्या कहा? वेरी हैवी, यानी कि बहुत ही भारी है। क्लियर है? ये क्या किया? बॉक्स की व्यापकता को इसने सीमित कर दिया है, उसके भारीपन को सीमित कर दिया है। तो ये किस में आएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आएगा। नेक्स्ट करते हैं, डिग्री को देख लेते हैं। आपसे अगर पूछे कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, तो देख लेते हैं। द पोजिशन डिग्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द पोजिशन डिग्री ऑफ एन ऑब्जेक्टिव इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। देख लेते हैं हिंदी में क्या है। जब एडजेक्टिव अपने मौलिक रूप में प्रयोग किया जाता है तो तब वह क्या कहलाता है? पॉजिटिव डिग्री में होता है। क्लियर हुआ? जब एडजेक्टिव अपने मौलिक रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह पॉजिटिव डिग्री में होता है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री। इसको भी देख लेते हैं। जब एडजेक्टिव दो नाउन या प्रोनाउन की तुलना करके यह बोध कराता है कि दोनों में कौन गुण अथवा मात्रा में कम या अधिक है, तो वह कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। जैसे द कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू पीपल और थिंग्स, वी एड ER। क्या कह रहा है? वी एड ER टू मोस्ट एडजेक्टिव टू फॉर्म देयर डिग्री। जब एडजेक्टिव दो नाउन या प्रोनाउन की तुलना करके यह बोध कराता है कि दोनों में कौन गुण अथवा मात्रा में कम या अधिक है, तो वह कंपैरेटिव डिग्री में होता है। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। देखिएगा सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, कभी भी पूछ लेता है कि व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री, व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री, या डिफाइन पॉजिटिव डिग्री या डिफाइन सुपरलेटिव डिग्री। इस तरीके से आपसे मालूम कर लेगा। तो आप लिखेंगे द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, इट इज यूज्ड व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू पीपल और थिंग्स। जब ऑब्जेक्टिव दो से अधिक नाउन प्रोनाउन की तुलना करके यह बोध कराता है कि नाउन प्रोनाउन में गुण या मात्रा सर्वाधिक तथा न्यूनतम है, तो क्या कहलाएगी? सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। तो देख लेते हैं कि व्हाट इज एडवर्ब। सबसे पहला यही क्वेश्चन बनता है, या डिफाइंड एडवर्ब वो किसी भी तरीके से किसी भी लैंग्वेज में आपसे मालूम कर सकता है। तो देखते हैं ये होता क्या है। द एडवर्ब इज ए वर्ड दैट एड टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्या कह रहा है? द एडवर्ब इज ए वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मतलब वे शब्द क्रिया विशेषण होते हैं जो कि क्रिया या विशेषण या फिर क्रिया विशेषण के अर्थ में कुछ जोड़कर उसकी विशेषता बताते हैं।
क्या करते हैं, कुछ जोड़कर उसकी विशेषता बताते हैं, जैसे फास्ट, स्लो, स्लिम। ठीक है, तो क्या कहा, फास्ट, फ्लो और स्लिम ये शब्द ऐसे हैं जो एडवर्ब में आएंगे, यानी कि क्या करेंगे कि विशेषण या क्रिया या क्रिया विशेषण के अर्थ में कुछ जोड़ने के बाद उसकी विशेषता बताते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। अब देख लेते हैं इसके टाइप। सिंपल एडवर्ब, इसमें क्या आता है, व्हाट इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है, व्हाट इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखिएगा, आपको याद रखना है एडवर्ब ऑफ टाइम, केवल ये याद रखना है, ये यहां से ये बदल सकता है, डिफाइंड एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, इस तरीके से, या राइट एडवर्ब ऑफ टाइम, इस तरीके से वो लिख सकता है, ये चेंज कर सकता है, लेकिन ये कभी चेंज नहीं करेगा। तो देख लेते हैं, एडवर्ब दैट शोज व्हेन एन एक्शन इज डन इज कॉल्ड एडवर्ब। एडवर्ब दैट शोज व्हेन एन एक्शन इज डन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं, नाउ, लास्ट। ठीक है, नाउ या फिर लास्ट। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि एडवर्ब दैट शोज, जो एडवर्ब है वो शो कराता है, और क्या शो कराता है, व्हेन एन एक्शन इज डन, जब एक कार्य पूरा हुआ वो उसको शो करा देगा, तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। और उसमें जैसे शब्द नाउ, जैसे कि अब वो कार्य शुरू हुआ, लास्ट, अब ये कार्य लास्ट था, वो उसकी टाइमिंग को दर्शाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखिएगा यहां भी यही है, इसको बदल देगा, लेकिन यहां पर ये इसको बदलेगा नहीं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसको देख लेते हैं, एडवर्ब दैट शोज वेयर एन एक्शन इज डन। मतलब ये एडवर्ब, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये क्या करता है, यह वह उस चीज को शो कराता है जहां पर एक्शन इज डन, जहां पर कार्य पूर्ण हुआ है, जहां पर कार्य पूर्ण हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एडवर्ब। अब इंटरोगेटिव एडवर्ब क्या होती है, इंटरोगेटिव एडवर्ब विच इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। नाम से पता चल रहा है, इंटरोगेटिव विच इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव, यानी कि जो क्वेश्चन को पूछने में, क्वेश्चन को मालूम करने में यूज की जाती है, उसको हम इंटरोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मॉडल्स। अब देखिएगा मॉडल्स क्या होते हैं, व्हाट इज मॉडल्स ऑक्सिलरी। तो ये क्या है, ए वर्ब यूज टू एक्सप्रेस द मूड, या बोल सकते हैं मॉड, और एटीट्यूड ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड द मॉडल ऑक्सिलरी। क्लियर है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है सेंटेंस। अब देखिएगा सेंटेंस क्या होता है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट एंड क्लियर सेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट या एक मेन वर्ब और उनका भाव पूर्ण स्पष्ट हो। ठीक है, यानी कि शब्दों का वह समूह सेंटेंस कहलाएगा जिसका भाव क्लियर और कंप्लीट हो। यानी कि अगर हम किसी बात को कह रहे हैं तो सामने वाले पर्सन के एकदम समझ में वो बात आ जाए। अगर हम सेंटेंस को बोल रहे हैं तो उस सेंटेंस के माध्यम से ही उसको उस बात का पूर्ण तरीके से पता चल जाए, तो हम उसको हम क्या बोलेंगे, जो भी आपने वर्ड यूज किया उसको हम एक कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे। जैसे कि राम इज माय ब्रदर। राम क्या है, मेरा भाई है। लता सिंग्स ए सॉन्ग। लता एक गाना गाती है। तो वह क्या कर रही है, गाना गा रही है। तो हमको इसी वर्ड में, इन्हीं वर्ड में पता चल गया कि वो कर क्या रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, हम एक कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे। नेक्स्ट है सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस के प्रकार कौन कौन से होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण या निश्चयात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञासूचक और विस्मयादिबोधक और इच्छा सूचक वाक्य। क्लियर है। सेंटेंस के बारे में आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा, तो इसको यहां पर मैं इतना ही कराऊंगा, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है टेंस।
अभी हमने क्या देखा, सेंटेंस, और नेक्स्ट आता है टेंस। तो टेंस क्या है? टेंसेस आर यूज टू डिनोट द टाइम ऑफ एन एक्शन। कहने का मतलब यह है कि टेंस जो है वो यूज होता है कार्य के टाइम को डिनोट करने के लिए, कार्य के टाइम को डिनोट करने के लिए, यानी कि जो कार्य है वो किस टाइम में हो रहा है, और किस टाइम से मतलब क्या है, वो प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में हो रहा है। तो टेंस ये सब बताता है कि वो कार्य जो हमारे द्वारा, कर्ता द्वारा किया जा रहा है, सब्जेक्ट द्वारा किया जा रहा है, वो कब हो रहा है, फ्यूचर में, पास्ट में या फिर प्रेजेंट में। इन सभी को टेंस बताता है। और आई होप आपको टेंस के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होगी, आप टेंसेस को सही तरीके से कर सकते हो। तो हाउ मेनी टेंस आर देयर इंग्लिश, यहां पर यह सेंटेंस बन सकता है, हाउ मेनी टेंसेस आर देयर इन इंग्लिश। ठीक है, तो कितने टेंस होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। 3 ही टेंस होते हैं, याद रखिएगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, बाकी इनके अलग अलग पार्ट होते हैं। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे पेपर में रिक्त स्थान आते हैं, फिल इन द ब्लैंक आते हैं, उनको हम लेकर के आएंगे। सिनोनियम्स और एंटोनियम्स जो भी पेपर के माध्यम से इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आने वाले हैं, उनको हम यहां पर लेकर के आएंगे, सिनोनियम और एंटोनियम्स भी, और कुछ एप्लीकेशंस, लेटर और पैराग्राफ्स हैं। थ्योरी हम यहां पर कवर कर चुके हैं। अब जो बचा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए आने वाली वीडियो को मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।